जोधपुर में 50 साल की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी मर्डर केस में कई चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को मिली है। अनीता और आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी और प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी के बीच बातचीत होती थी। फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अनीता की मौत के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है। ऐसे में अब पुलिस अनीता के नाम जो भी प्रॉपर्टी है उनकी जानकारी जुटा रही है। तैयब अंसारी के बारे में भी हम आपको बताएंगे, पर फिलहाल आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो आबिदा का है। आबिदा गुलामुद्दीन की पत्नी है। उसने सुनिए क्या कुछ कहा है। आबिदा जी, हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं मेरी बहन के घर थी। मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है। गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? हुआ क्या मेरी था? बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर कैसा तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था वैसे कर रहा है गुलामुद्दीन वो? को सब मालूम है मर्डर का। ये क्या घटना हुई, क्या थी, क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? उन्होंने ही कहा था कोई आदमी लाऊंगा, ऐसा करूंगा। उन्होंने ही कहा था। उनको ही सब पता है। मैं बेकसूर हूँ। मेरी बच्ची अभी बेकसूर है। असल में राजस्थान के खूबसूरत शहरों में से एक है जोधपुर। जोधपुर सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। दूर दूर से सैलानी इस शहर को देखने आते हैं, लेकिन इसी खूबसूरत शहर का एक बदसूरत चेहरा इस गड्ढे की शक्ल में शहर के सामने आया। ये जोधपुर का एक मोहल्ला है, नाम है गंगाना। इसी मोहल्ले में ये घर है। इस घर के मालिक का नाम है गुलामुद्दीन। 23 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अचानक जेसीबी मशीन बुलवाकर ठीक अपने घर के बाहर यहाँ पर एक गड्ढा खुदवाया। 10 फीट गहरा गड्ढा। पूरे मोहल्ले ने जेसीबी मशीन भी देखी और खुद जो गड्ढा खुद रहा था वो भी देखा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अचानक गुलामुद्दीन ठीक अपने घर के बाहर इतना गहरा गड्ढा क्यों खुदवा रहा है। इधर गड्ढा खुदता है और उधर गड्ढा खुदने के ठीक 3 दिन के बाद इसी जोधपुर शहर की 50 साल की ब्यूटिशियन जिनका नाम अनीता चौधरी है वो अचानक गायब हो जाती हैं। अनीता चौधरी जोधपुर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर को वो ब्यूटी पार्लर आती हैं और इसके बाद गायब हो जाती हैं। गड्ढा खुदे हुए अब 8 दिन हो चुके थे। इन 8 दिनों में गड्ढे को भी भर दिया गया था। उधर अनीता चौधरी को गायब हुए 5 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। अब भी अनीता का कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। गड्ढा खुदने और भरने के ठीक 8 दिन के बाद यानी कि 31 अक्टूबर की रात जोधपुर पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन के इसी घर के बाहर पहुंचती है। इस बार पुलिस वाले भी अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे। 8 दिन पहले खुदा गड्ढा फिर से भर चुका था, लेकिन पुलिस जो है दोबारा उस गड्ढे को खोदना शुरू करती है। एक बार फिर से 10 फीट गहरे गड्ढे की गहराई नापी जाती है और फिर ठीक 10 फीट नीचे से अनीता बाहर निकल आती है। जाहिर है वो मर चुकी थी। हाल के वक्त में देश में कत्ल और कत्ल के बाद लाशों को छिपाने और ठिकाने लगाने के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उसमें जोधपुर की ये कहानी बिल्कुल जुदा है। यहाँ कातिल कत्ल करने से पहले ही लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लेता है। कत्ल करने से 3 दिन पहले ही गड्ढे की शक्ल में एक कब्र खोदी जाती है और जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तब कातिल कत्ल करता है और फिर 3 दिन बाद खोदे गए उस गड्ढे में लाश को दफना देता है। आपको बता दूं कि 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह घर से ब्यूटी पार्लर पहुंचती है और फिर कुछ देर बाद ही वहां से निकल जाती है। काफ़ी देर तक जब ब्यूटी पार्लर वो नहीं लौटी तो ब्यूटी पार्लर की एक महिला स्टाफ उन्हें फ़ोन करती है। फ़ोन बंद था। बाद में वो अनीता के पति को फ़ोन करती है। अनीता के पति को जैसे ही ये बात पता चलती है वो उसे हर तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। अनीता का मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। अनीता की तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है, पर अनीता नहीं मिलती। आखिरकार 27 अक्टूबर को अनीता के पति पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस अनीता की तलाश में जुट जाती है। 4 दिन बीत जाते हैं, अनीता का कोई सुराग नहीं मिलता। मगर इसी बीच अनीता के पति मनमोहन के पास अनीता की एक सहेली सुमन का फ़ोन आता है। सुमन मनमोहन से कहती हैं कि उसको शक है कि अनीता को तैयब अंसारी नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने किडनैप कर लिया है। सुमन मनमोहन से ये भी कहती हैं कि अनीता के पास कुछ ऐसा ज़रूर था जो तैयब अंसारी की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता था। तैयब अंसारी पाली का रहने वाला है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में भी उसकी अच्छी खासी दखल है। सुमन के साथ इस बातचीत को सुमन के कहने पर ही मनमोहन ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर इसे पुलिस को भी दिया। इस बातचीत का कुछ हिस्सा आपको भी सुनाते हैं।
लेकिन नहीं अनीता जी कट है कही है मैं आज अंसारी ने तो फोन करूला कहा कर लो भली ठीक है अंसारी ने फोन करूला और वो बड़ा 4 दिन और महीने 3-4 दिन और महीने अगर मारा हाथ तो कहीं हुआ है हाँ, तो 100% अंसारी नो गुनहगार है क्यों और ध्यान कर रखो सके? इनके पास नाम दंड भेद सब है चेक चेक पैसा और जने की भी मैं कर थाने सके। बता रही हूँ जने मैं थाने बता रही हूँ हो सके हमारी मिसेज जो अनबन होगी वे और उन्होंने भी कीन के इलाज कर दिया वे और की भी कर सके। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद पुलिस ने तैयब अंसारी से भी संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनीता का कोई सुराग नहीं मिला, पर तफ्तीश जारी थी और इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा जरूर मिलता है जो अनीता के ब्यूटी पार्लर के बाहर की सड़क किनारे लगा था। इस कैमरे में अनीता दिखाई देती है। 26 अक्टूबर की दोपहर को पीला सूट पहने अनीता एक ऑटो में बैठी नजर आती है। तस्वीर देखकर साफ लगता है कि वो बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से ऑटो में बैठ रही है। अब इसी सीसीटीवी के सहारे पुलिस इस ऑटो वाले की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार ऑटो वाला मिल जाता है। इसके बाद जब उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है कि उसने 26 अक्टूबर की दोपहर अनीता को गंगाना इलाके में ड्रॉप किया था। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि गंगाना में अनीता का कौन जानकार रहता है। अनीता के पति और रिश्तेदारों से पूछताछ हुई तो एक नई कहानी सामने आई। जिस जगह अनीता का ब्यूटी पार्लर है ठीक उसके सामने एक ड्राई क्लीन की दुकान है। स्टार ड्राई क्लीनर और इसी स्टार ड्राई क्लीनर का मालिक गुलामुद्दीन गंगाना में रहा करता था। क्योंकि अनीता और गुलामुद्दीन की दुकान आमने सामने थी, लिहाजा सालों से दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये जानकारी मिलते ही अब जोधपुर पुलिस की एक टीम सीधे गंगाना में गुलामुद्दीन के घर पहुंची। जब जोधपुर पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंची तो पता चला कि वो पिछले 2 दिन से घर पर है ही नहीं। अब तक पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन की भी लोकेशन को ढूंढने में लगी थी। इसी दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में गुलामुद्दीन भी नजर आता है। 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन एक्टिवा स्कूटी पर बैठा जोधपुर पुलिस स्टेशन की तरफ जाता दिखाई देता है। गुलामुद्दीन का यूं अचानक गायब हो जाना पुलिस को शक में डाल देता है। इसी के बाद अब पुलिस गुलामुद्दीन की बीवी आबिदा से पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो आबिदा टूट जाती है और सच बोलना शुरू करती है। उसका पहला सच ये था कि 8 दिन पहले उसके घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरा जो गड्ढा खोदा गया था फिर उसे भरा गया। अब पुलिस वाले फिर से उस गड्ढे को खोदें क्योंकि 21 अक्टूबर की रात वो आबिदा ही थी जिसने पुलिस वालों को जेसीबी मशीन मंगाकर अपने ही घर के बाहर बने इस गड्ढे को दोबारा खुदवाया था। आबिदा के कहने पर ही इसी गड्ढे से अनीता बाहर आई। कपड़ों से अनीता के पति ने लाश की शिनाख्त करी उस गड्ढे से निकलने के बाद, लेकिन आबिदा का शौहर गुलामुद्दीन अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। लिहाजा पुलिस ने आबिदा से ही पूरी साजिश का पूरी जो है कहानी है वो सुनने का फैसला किया। इसके बाद आबिदा ने जो कहानी सुनाई वो कहानी ये थी कि 26 अक्टूबर की दोपहर ऑटो में बैठकर अनीता गंगाना में गुलामुद्दीन के घर ही गई थी। दरअसल गुलामुद्दीन ने उसे अपने घर बुलाया था। घर पहुंचने के बाद गुलामुद्दीन और आबिदा ने अनीता के शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी थी। जब अनीता बेहोश हो गई तो गुलामुद्दीन ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने लाश के 6 टुकड़े किए और फिर सारे टुकड़ों को उसने बड़े बड़े पॉलीथीन के बैग में पैक कर दिया। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी रात होने का इंतज़ार करने लगे। गुलामुद्दीन पहले से ही प्लास्टिक की थैलियाँ और बहुत सारा इत्र खरीद कर ला चुका था। प्लान के तहत ठीक घर के सामने बाकायदा जेसीबी मशीन बुलाकर गड्ढा भी खुदवा चुका था। जैसे ही रात काली हुई तो दोनों मियाँ बीवी एक एक करके लाश के 6 टुकड़ों को पॉलीथीन समेत इसी गड्ढे में डाल देते हैं। लाश के टुकड़े डालने के बाद इत्र की दर्जनों शीशियाँ भी ढक्कन खोलकर पॉलीथीन के चारों तरफ रख देते हैं। फिर रात के अंधेरे में ही दोनों 10 फीट इस गड्ढे को बराबर जो है मिट्टी से ढक देते हैं। हैरानी की बात यह कि आसपास में कई घर हैं लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर अनीता का कत्ल क्यों हुआ, जबकि तफ्तीश के मुताबिक अनीता और गुलामुद्दीन करीब 20 साल से एक दूसरे को जानते थे। आमने सामने दुकान होने की वजह से इनकी रोजाना की मुलाकात थी, पर दोनों का काम जुदा था। अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी जबकि गुलामुद्दीन की ड्राई क्लीन की दुकान थी। यानी आपस में दोनों का कोई पेशेवर कंपटीशन भी नहीं था। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? तो पुलिस की माने तो अनीता का कत्ल लालच की वजह से हुआ। दरअसल अनीता को सोने के गहने पहनने का शौक था और ब्यूटी पार्लर भी आती थी तो अक्सर बहुत सारे वो गहने पहन कर आती थी। इधर गुलामुद्दीन को जुए की लत लग चुकी थी और इसी जुए के चक्कर में उसके सिर पर 12 लाख रुपए का कर्ज बढ़ चुका था।
कर्ज उतारने का जब कोई उसे रास्ता नहीं सूझा तो उसने अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर अनीता के सोने के जेवर लूट लिए जाएं तो उससे लाखों रुपए आ जाएंगे। बस इसी के बाद गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी आबिदा को भी इस साजिश में अपने साथ शामिल कर लिया। हालांकि आबिदा का कहना है कि उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पुलिस की थ्योरी में एक झोल है। 26 अक्टूबर की दोपहर अनीता जब इस ऑटो में बैठकर वहां पहुंची थी तब पीले सूट में नजर आ रही थी। अनीता के जिस्म पर सोने के गहने कम थे। अब अगर अनीता के कत्ल की वजह उसके जेवर को लूटना था तो बिना जेवर वाली अनीता का कत्ल गुलामुद्दीन क्यों करेगा? तो क्या कहानी जेवर के आगे भी कुछ है? इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं तैयब अंसारी की। दरअसल अनीता के पति मनमोहन और उनकी सहेली सुमन का जो ऑडियो सामने आया, वो ऑडियो सामने आने के बाद तैयब अंसारी का नाम जो है सबसे पहले पता चला। आरोप है कि अनीता को गायब करने और उसका मर्डर करने में तैयब अंसारी का हाथ हो सकता है। अंसारी की राजनीतिक दलों में भी अच्छी पकड़ है। मारवाड़ के इलाकों में विवादित प्रॉपर्टी को लेकर कई बार तैयब अंसारी का नाम सामने आ चुका है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक परिजनों ने अनीता का शव अब तक नहीं लिया है। परिवार 31 अक्टूबर से सरदारपुर स्थित तेजा मंदिर पर धरने में बैठा है। वहीं पुलिस के अनुसार अनीता मर्डर केस में अब तक 24 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। हत्याकांड को लेकर गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने करीब 30 मोबाइल भी जब्त किए हैं। पुलिस ने मंगलवार को तैयब अंसारी के कमला नेहरू स्थित घर पर सदारपुरा सी रोड स्थित ऑफिस की जाँच की थी। यहाँ से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। जानकारी में ये भी आ रहा है कि पुलिस अंसारी से जुड़े और भी लोगों से इस मामले में पूछताछ कर सकती है। इसमें पाली और जोधपुर के कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। तैयब अंसारी वैसे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 30 साल पहले तक पाली के वो ऑटो चालक था और अब पाली के साथ जोधपुर में प्रॉपर्टी का कारोबार सेटअप कर रखा है। पता चला है कि पाली के घीसू नाम का प्रॉपर्टी कारोबारी तैयब अंसारी को अपने साथ जोधपुर ले गया था। इसके बाद अंसारी खुद भी जोधपुर में प्रॉपर्टी का काम करने लगा। जोधपुर में सोचती गेट इलाके में एक होटल और जैसलमेर बाईपास पर एक फार्म हाउस कम मैरिज गार्डन बना रखा है। पाली में जोधपुर रोड पर भी एक फार्म हाउस बना रखा है। इन दोनों फार्म हाउस पर वो कुछ नेता अफसरों के साथ पार्टियां कर चुका है। अंसारी ने पाली में कुछ जगह विवादित जमीन भी ले रखी है। इसके लेकर पहले विवाद हो चुका है। अंसारी पाली जोधपुर इलाके में प्रॉपर्टी का काम करता है। मंगलवार को जोधपुर पुलिस इस मामले में पूछताछ करते हुए अंसारी को लेकर जोधपुर में कमला नेहरू नगर स्थित उसके बंगले पर पहुंची, जहां अंसारी कैमरे से बचने के लिए मीडियाकर्मियों के सामने हाथ जोड़ता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीता की सहेली सुमन ने पाली के फार्म हाउस में ले जाकर अनीता के साथ अनहोनी की आशंका जताई थी। इसका पता लगाने के लिए टीम अंसारी को लेकर 1-2 दिन में पाली लेकर जा सकती है। अनीता की हत्या के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 60 टीमें बनाई हैं। इन टीमों ने राजस्थान के पाली, उदयपुर, नागौर जिला में कई ठिकानों पर दबिश दी है। इसके अलावा पुलिस की टीमें गुजरात, महाराष्ट्र में गुलामुद्दीन की खोज कर रही है। अनीता मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस सुलझाने में हर संभव कोशिश कर रही है। अनीता के पति मनमोहन और सहेली सुनीता की कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आने के बाद अब पुलिस की रडार पर कई लोग आ चुके हैं। इनमें कई डॉक्टर, ब्यूटी पार्लर संचालक, प्रॉपर्टी के डीलर, बदमाश, व्यवसायी, कई अधिकारी, राजनेता भी पुलिस की रडार पर हैं। वैसे बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस सबसे पहले पाली के कई लोगों से इस मामले में पूछताछ कर सकती है। इस पूरी चीज़ के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर आपका जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।